नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नई क्लास लेकर के। और आज ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 क्लास कर ली हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है PYQ बूस्टर बैच। यानी इसमें मैं आपको जितने भी रेलवे के एग्जाम में PYQ हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। और इसमें हम फिजिक्स भी कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी कर रहे हैं और बायोलॉजी भी कर रहे हैं। आपका जो CBT 1 होने वाला है ALP और टेक्नीशियन का, उसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और बायोलॉजी भी आएगी। लेकिन अगर CBT 2 की बात करें तो उसमें केवल और केवल फिजिक्स आती है। तो एक बार हम पहला हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो CBT 1 होना चाहिए, उसके बाद हम CBT 2 की बात करेंगे। तो साथियों, करना क्या है, आपको पहले पूरी थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए और थ्योरी के साथ साथ ये जो PYQ हैं वो भी आपको कवर करने हैं। आपके पास टाइम है, अगर आप चाहो तो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ के उसके बाद अगर क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और जो थ्योरी की क्लास है साथियों वो मैंने करवा रखी हैं। फिजिक्स की थ्योरी मैंने करवा रखी है, बायोलॉजी की थ्योरी मैंने करवा रखी है। बायोलॉजी की थ्योरी का मैंने एक प्ले लिस्ट है। बायोलॉजी तो मैंने बहुत पहले करवा दी थी, 2-3 साल पहले। लेकिन फिजिक्स की अगर बात करें तो साथियों फिजिक्स 2024 नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। और भी क्लास में मैं उसमें ऐड कर दूंगा और क्लासें भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जितनी क्लासें मैंने करवा रखी हैं उतनी कर लीजिए, उसके बाद हम और भी क्लास कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ी बहुत साइंस को जानते हैं तो ये जो मैं आपको PYQ करवा रहा हूं उनमें अच्छे से डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं, उनको कॉपी में नोट कर लीजिए और डेली 1 बार 2 बार इनका रिवीजन कर लीजिए। आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर स्मार्ट वर्क अगर आप करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने रेलवे की जॉब ली है, तो मुझे पता है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो सिलेक्टेड हूं, इसलिए मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा भी। इसी नारे के साथ या इसी उम्मीद के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की जो क्लास है वो बहुत बेहतर क्लास होने वाली है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। साथियों, आपको कॉपी के अंदर अलग से लिखना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आते हैं। ये एक प्रकार का आपका टेस्ट ही मान लीजिए आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है, लेकिन मिलान आप तब कर पाओगे जब आपको इनके बारे में पता होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों, उसमें दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। सबसे पहले में दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो आपको याद रखना है साथियों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है आपका टेस्ला। क्लियर है बात है। उसके बाद दे रखा है आपको स्वप्रेरण। अगर हम स्वप्रेरण की बात करते हैं तो स्वप्रेरण का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। इसके बाद आपको दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। देखिए साथियों, इसमें तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व नाम है, इसके आगे घनत्व नाम लग गया तो इसका मात्रक टेस्ला है। और इसमें केवल और केवल चुंबकीय फ्लक्स है, इसमें केवल क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। इसका मात्रक क्या है? आपका वेबर है। इसका मात्रक क्या है? आपका वेबर। क्लियर है बात है। अब देखो, यह आपका ए था, 1 नंबर था। यह था आपका 1 नंबर, यह था आपका 2 नंबर और यह था आपका 3 नंबर। और ये था आपका ए, ये था आपका सी और ये था आपका बी। अब आपको मिलान करना है। देखो, 1 के साथ में क्या आया है? 1 के साथ में ए आया है। 2 के साथ में क्या आया? सी आया। और 3 के साथ में क्या आ गया? आपका 3 के साथ में आ गया बी। अब ये ऑप्शन में आपको देखना है कौन से ऑप्शन में है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ये दिया मिलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरे बताओ, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक आपको पूछा है। अपवर्तनांक का मात्रक बताइए। देखिए, अपवर्तनांक की बात करते हैं। सबसे पहले अपवर्तनांक को पूरा हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अपवर्तनांक कहते किसको है? अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक है क्या?
अगर हम अपवर्तनांक की बात करते हैं साथियों, तो ये एक संख्या है। एक क्या है? संख्या। यह बात आपको याद रखनी है कि ये एक होती क्या है? एक संख्या होती है। और साथियों, संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता। इसके अलावा इस अपवर्तनांक का जो सूत्र है, वो सूत्र भी आपको याद रखना है। इसका सूत्र क्या है? अगर आप इसका सूत्र याद कर लेते हो तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है माध्यम एक में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल बटे माध्यम दो में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। ये इसका सूत्र होता है साथियों। ठीक है। अब ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, तो साथियों आपको देखने को मिलेगा ऊपर भी चाल है और नीचे भी चाल है। अब ऊपर भी चाल नीचे भी चाल, तो चाल से चाल कैंसिल हो जाएगी। कहने का मतलब चाल के मात्रक से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो मात्रक होगा वो कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो है ना, कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि होती है। क्या होती है? मात्रकहीन राशि होती है। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है साथियों कि अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक आपका मात्रकहीन राशि होती है। क्लियर है? अब मात्रकहीन कौन कौन सी राशियां होती हैं? तो एक तो आपका कोण जो होता है, कोण, वो मात्रकहीन राशि होती है। एक आपका होता है घन कोण भी आपकी मात्रकहीन राशि होती है। इसके अलावा पाइसन जो गुणांक होता है, पाइसन गुणांक भी आपका क्या होता है? मात्रकहीन राशि होती है। इसी प्रकार से एक आपको याद रखना है साथियों, विकृति जो है ना, विकृति, वो भी आपकी एक प्रकार की क्या होती है? मात्रकहीन राशि होती है। इसके अलावा साथियों एक आपका होता है आवर्धन जो होता है वो भी आपकी मात्रकहीन राशि होती है। तो इतने सारे मात्रकहीन राशि हैं, इनका कोई मात्रक नहीं होता। ये बातें आपको याद रखनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। क्लियर है? और इसमें ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन में आपको दे रखा है डायोप्टर, डायोप्टर। तो याद रखना साथियों, डायोप्टर किसका मात्रक होता है? तो याद रखोगे आप, लेंस क्षमता का जो मात्रक है वो आपका डायोप्टर होता है। लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है साथियों इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। पढ़िए क्वेश्चन को और इसका आंसर दीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए और फिर लास्ट में मिलान कीजिए कि आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है, जूल में किसको मापा जाता है? साथियों देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है साथियों वो होता है जूल। ऊर्जा का जो मात्रक है वो किलोवाट घंटा भी होता है। किलोवाट घंटा, इसका मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। और केवल किलोवाट जो होता है ना, केवल किलोवाट, अगर केवल किलोवाट की बात करें तो यह शक्ति का मात्रक होता है। और किलोवाट घंटा जो है ना वो आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड आपका वेग का मात्रक होता है। इसके अलावा बल का जो मात्रक है साथियों वो होता है आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। और शक्ति का जो मात्रक है साथियों, शक्ति का जो मात्रक है वो आपका वाट भी होता है, आपका किलोवाट भी होता है, किलोवाट। और साथियों एक होता है एचपी यानी अश्व शक्ति। एचपी यानी अश्व शक्ति। ये जो होता है ये होता है व्यापारिक मात्रक। शक्ति का जो व्यापारिक मात्रक है वो है आपका, शक्ति का व्यापारिक मात्रक होता है एचपी। और ये जो है ना ये है इसका एसआई मात्रक। ये क्या है? इसका एसआई मात्रक। इसी प्रकार से साथियों ऊर्जा का जो ये जूल जो होता है ना, जूल, ये तो होता है एसआई मात्रक। ये तो क्या होता है? एसआई मात्रक। और किलोवाट जो घंटा होता है साथियों ये होता है व्यापारिक मात्रक। क्या होता है? व्यापारिक मात्रक। याद रखना, ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा।
आपको क्वेश्चन पूछा था कि जूल में किसको मापा जाता है, तो जूल में मापा जाता है साथियों किसको, ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात है, अरे समझ में आया कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन का अच्छे से आपको जवाब देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्लियर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा की इकाई के समान किसकी इकाई है। देखो शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति की तो ऊर्जा के बराबर नहीं है। बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा की जो इकाई है साथियों वो क्या होती है, ऊर्जा की इकाई होती है जूल। ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल। और जूल और किसका मात्रक होता है, तो आपको पता ही है साथियों, जो आपका कार्य होता है, कार्य उसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। यानी कहने का मतलब ऊर्जा का जो मात्रक है और जो कार्य का जो मात्रक है वो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऊर्जा की इकाई किसके समान होती है, कार्य के समान होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, एक इसमें दे रखा है बल। बल का जो मात्रक होता है ना साथियों, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन ही किसका मात्रक होता है, भार का होता है। यानी कहने का मतलब बल और भार दोनों का मात्रक भी क्या होता है, समान होता है। बल और भार का मात्रक भी क्या होता है, समान होता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। समझ में आई कुछ बात। इसके अलावा साथियों इसमें एक दे रखा है घनत्व। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, देखो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को दर्शाया जाता है केजी के द्वारा। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और आयतन का जो मात्रक है वो होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब आपका घनत्व का क्या हो गया, घनत्व का मात्रक हो गया। और शक्ति का मात्रक अभी मैंने बताया था, शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति भी होता है, किलोवाट भी होता है और आपका वाट भी होता है। वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है और अश्व शक्ति क्या होता है, व्यापारिक मात्रक होता है। क्लियर है बात। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया था शक्ति की इकाई क्या होती है साथियों, शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। एक बार फिर से बता देता हूं, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। शक्ति की अगर बात करते हैं तो साथियों शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। अगर हम बात करते हैं इसके व्यापारिक या फिर औद्योगिक मात्रक की, व्यापारिक या फिर औद्योगिक मात्रक, तो व्यापारिक या फिर औद्योगिक जो मात्रक होता है वो होता है अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति। क्लियर है। अच्छा एक अन्य मात्रक और होता है इसका, अन्य मात्रक क्या होता है इसका, किलोवाट। क्या होता है, किलोवाट। और किलोवाट घंटा किसका होता है, आपको कमेंट करके बताना है। किलोवाट घंटा किसका होता है, आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क मान लो, ठीक है। अच्छा क्लियर है बात है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें दे रखा है जूल। जूल किसका मात्रक होता है, जूल आपका ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है। ऊर्जा या फिर कार्य का मात्रक आपका जूल है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो आपका सी दे रखा है उसमें दे रखा है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक हो गया साथियों, न्यूटन हो गया आपका बल का और भार का मात्रक न्यूटन हो गया। इसके अलावा एक दे रखा है इसमें पास्कल किसका मात्रक होता है, तो पास्कल होता है आपका दाब का मात्रक। किसका मात्रक, दाब का मात्रक। पास्कल होता है आपका दाब का मात्रक, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है आपका, पास्कल होता है। क्लियर है बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छे से इसको पढ़िए, फिर उसके बाद इसका आंसर आपको देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। यानी इसमें से ऐसा क्या है जिसकी कोई इकाई नहीं है। देखो बात करते हैं हम, सबसे पहले दे रखा है घनत्व। सबसे पहले क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है। और मैंने अभी आपको बताया था घनत्व का जो मात्रक होता है वो कैसे निकलता है, इसका सूत्र याद करो। इसका जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान को मापा जाता है केजी के अंदर और आयतन को मापा जाता है मीटर क्यूब में, मीटर की क्यूब। तो ये इसका मात्रक हो गया आयतन, घनत्व का। आगे दे रखा है आपको सापेक्षिक घनत्व।
सापेक्षिक घनत्व। अगर हम सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं साथियों, सापेक्षिक घनत्व की, तो सापेक्षिक घनत्व का सूत्र होता है माध्यम या किसी भी माध्यम का घनत्व, किसी भी माध्यम का घनत्व, वो माध्यम आपका वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, कोई एल्कोहल हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो किसी भी माध्यम का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। अगर किसी माध्यम का घनत्व पानी के सापेक्ष निकाल लिया जाता है तो उसको कहा जाता है सापेक्षिक घनत्व। तो यह सापेक्षिक घनत्व का सूत्र है। अब देखो साथियों, यहां पर भी घनत्व है और यहां पर भी घनत्व है, तो घनत्व का मात्रक घनत्व के मात्रक से कट जाएगा, तो मात्रक तो इसका बचा ही नहीं। यानी कहने का मतलब ये जो सापेक्षिक घनत्व होता है ये आपकी एक मात्रकहीन राशि होती है। मात्रकहीन मतलब जिसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन राशि। इसके अलावा मैंने कौन कौन सी राशियां बताई थी आपको? एक मैंने आपको बताया था अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है वो एक प्रकार की मात्रकहीन राशि है। एक आपका जो आवर्धन होता है वो भी आपकी एक मात्रकहीन राशि होती है। एक आपका होता है कोण, जो भी आपका कोण होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। एक होता है आपका घन कोण, उसका भी कोई मात्रक नहीं होता। इसी प्रकार से एक होती है आपकी विकृति, विकृति जो है वो भी मात्रकहीन राशि है। और एक आपका होता है पाइसन गुणांक, पाइसन गुणांक, ये भी आपकी एक क्या है? मात्रकहीन राशि है। तो आपको यही पूछा था कि निम्न में से किसका कोई मात्रक नहीं है या किसकी कोई विमा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है बात है? इसके अलावा विस्थापन का जो मात्रक होता है साथियों वो आप सभी को पता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इसी प्रकार से दाब का मात्रक मैंने अभी अभी बताया था, दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्लियर है बात? अरे समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 7 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। चलिए पढ़ करके क्वेश्चन का जवाब आपको देना है साथियों। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है ये आपको बताना है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको रिफिल कर लेता हूं थोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा आपको दिखाई भी अच्छे से देगा, और जब आपको दिखाई अच्छे से देगा तो पढ़ने का मजा भी आएगा ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिफिल कर लेता हूं। ठीक है, आप भी अपने आप को रिफिल करके रखिए साथियों, क्योंकि अगर आप अपने आप को रिफिल करके रखोगे तो पढ़ने में ज्यादा आपकी एनर्जी आप में ज्यादा होगी, तो आप पढ़ने में ज्यादा टाइम दे पाओगे। और आज के टाइम जो 12 से 15 घंटे जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। पढ़ना जरूरी है साथियों, ठीक है, मेहनत करनी जरूरी है। तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है ये आपसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले में दे रखा है आपको आवेश। सबसे पहले में क्या दे रखा है? आवेश दे रखा है। तो आवेश के बारे में बात करते हैं। आवेश होता क्या है? आवेश को लिखा जाता है क्यू के द्वारा, स्मॉल क्यू के द्वारा। क्लियर बात है? और इसका सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी। यहां पर आई का मतलब होता है धारा, विद्युत धारा, और टी का मतलब होता है समय। और साथियों विद्युत धारा का जो सूत्र होता है, जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। आई का मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, गुणा टी का मतलब समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और आपको यही पूछा था कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड आपका आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है बात है? इसी प्रकार से बात करते हैं शक्ति की। अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति का जो सूत्र होता है वो कैसे निकलता है? शक्ति को लिखा जाता है पी के द्वारा, और इसका सूत्र होता है डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू का मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, बटे समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल बटे सेकंड इसका मात्रक हो गया। या फिर इस जूल बटे सेकंड को आप क्या कहते हो? वाट कहते हो। जूल बटे सेकंड का ही दूसरा नाम क्या है? आपका वाट। जूल बटे सेकंड का ही दूसरा नाम क्या है? आपका वाट। ठीक है, इसके अलावा शक्ति का अन्य मात्रक आपका हो गया एचपी। और एचपी मैंने अभी अभी बताया था ये आपका व्यापारिक मात्रक है। ये क्या है? व्यापारिक मात्रक। किसका? शक्ति का। क्लियर है? इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपका जो वोल्टेज है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है वोल्टेज। वोल्टेज किसका होता है साथियों? वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्टेज का मतलब आपका विभवांतर और विभव को वोल्टेज कहा जाता है।
ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ऊर्जा का मात्रक आपका जूल भी होता है और साथियों किलोवाट घंटा भी होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है। और किलोवाट किसका होता है, किलोवाट, किलोवाट आपका शक्ति का होता है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका अच्छे से जवाब आपको देना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, यानी गैलन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। गैलन का इस्तेमाल, देखिए गैलन का जो इस्तेमाल है साथियों वो किसके लिए किया जाता है, समझो गैलन क्या है। गैलन एक मात्रा मापी जाती है, मात्रा मापने की इकाई है, मात्रा मापने की इकाई, लेकिन किसकी मात्रा, आयतन का माप, आयतन की मात्रा मापने में काम आती है। आयतन की माप है एक प्रकार की है, आयतन की माप। अगर आपको आयतन को मापना है, आयतन को अगर मापना है तो आप किसका प्रयोग करते हो साथियों, गैलन का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो, गैलन का प्रयोग करते हो। क्लियर है बात है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन साथियों एक बात और याद रखनी है आपको कि एक गैलन का मान, एक गैलन का मान लीटर में कितना होता है, तो याद रखोगे 3.785 लीटर, 3.785 लीटर, 3.785 लीटर, ये एक गैलन का मान लीटर में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ करके इसका अच्छे से जवाब दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखो सभी ऑप्शनों को हम चर्चा करते हैं, सभी ऑप्शनों को पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले में देखा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन को हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन या फिर ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अगर हम ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं तो ऊर्ध्वपातन होता क्या है, यानी कोई ठोस है, कोई भी ठोस है और वो क्या बदल जाए, गैस में चेंज हो जाए। कोई ठोस गैस में चेंज हो जाए उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर है बात है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में देखा आपको डिपोजिशन, डिपोजिशन की बात करते हैं। डिपोजिशन देखो क्या होता है, डिपोजिशन होता है कि कोई भी गैसीय पदार्थ, कोई भी गैसीय पदार्थ किस में चेंज हो जाए, ठोस में चेंज हो जाए। यानी ठोस गैस में चेंज हो जाए तो उसको सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और कोई गैस ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। और आपको यही क्वेश्चन पूछा था कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में बदल जाता है, गैस सीधे ही किस में चेंज हो जाता है, ठोस में। तो साथियों उसका नाम क्या है, डिपोजिशन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कंडेंसेट, कंडेंसेट। अगर हम कंडेंसेट की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है हिंदी के अंदर संघनन। क्या कहा जाता है, संघनन। संघनन को इंग्लिश में कंडेंसेट कहा जाता है। कंडेंसेट का मतलब होता है साथियों कि कोई भी आपका वाष्प है, कोई वाष्प यानी भाप है या फिर गैस है, वाष्प किस में चेंज हो जाए साथियों, द्रव में चेंज हो जाए। जो वाष्प है वो किस में चेंज हो जाए, द्रव पदार्थ में चेंज हो जाए। जैसे पानी की भाप है उससे क्या बन जाए, जल बन जाए, तो उसको कहा जाता है संघनन। उसको क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं, एक है आपका ऑप्शन नंबर डी में इवोपोरेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब होता है साथियों वाष्पीकरण। इवेपोरेशन को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। तो अच्छा वाष्पीकरण की अगर बात करें तो वाष्पीकरण में क्या होगा, द्रव पदार्थ किस में चेंज हो जाएगा साथियों, वाष्प में चेंज हो जाएगा। इसको कहा जाता है इवेपोरेशन या फिर वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे तो आपको याद भी अच्छे से रहेगा और पढ़ने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स से ज्यादा लाइनें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, पढ़ लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन को, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन
हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो कुछ हमें देखने को मिलेगा, उस रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ गुण होते हैं। अगर वो गुण हमें याद हो जाएं तो हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। तो वो गुण हमें पता होने चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के गुण, रासायनिक जो अभिक्रिया है वो हुई है या नहीं हुई, इसका पता लगाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के आपको गुण पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता है कि अगर गंध में परिवर्तन हो जाए, गंध में परिवर्तन हो जाए तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे मान लो कि ये पेन है, इन दोनों पेनों को मैं आपस में मिला दूं तो हमें कुछ ना कुछ अलग प्रकार की गंध मिले, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गंध में परिवर्तन अगर हो जाए तो हम क्या मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी प्रकार से अगर ताप में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, तापमान में अगर परिवर्तन हो जाता है तो भी हम ये मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी प्रकार से अगर रंग में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए तो हम क्या मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दो रंगों को मिला दिया, तीसरा रंग बन गया, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग चेंज होने पर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। बिना रासायनिक अभिक्रिया के रंग चेंज नहीं हो सकता। इसी प्रकार से साथियों 4 नंबर आपको याद रखना है, गंध में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में अगर परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में अगर परिवर्तन हो जाता है तो हम क्या मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको याद रखना साथियों, अगर गैस का उत्सर्जन हो जाए, गैस का उत्सर्जन हो जाए, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, अगर गैस निकल जाती है, गैस का उत्पादन हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अब आपको क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन हमें यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई? ऑप्शन नंबर ए में अवस्था परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी गैस का उत्सर्जन, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी रंग बदलना, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब तीनों ही कथन हमें यह पता लगाने में मदद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसका आंसर आपको देना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? मैंने बताया भी था कल आपको कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो अस्थायी होता है। जो क्या होता है? अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं अस्थायी परिवर्तन को। भौतिक जो परिवर्तन होता है वो होता है आपका अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन यानी इससे आपका जो नया पदार्थ जो बनता है, नए पदार्थ से आपका वापस से क्या बन सकता है? पुराना पदार्थ बन सकता है। नए पदार्थ से पुराना पदार्थ बन सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, इसके कुछ उदाहरण अगर हम बात करें तो जैसे लोहे का चुंबकीकरण, लोहे का चुंबकीकरण, चुंबकीयकरण यानी लोहे का चुंबकीकरण, लोहे को हम क्या करते हैं? चुंबक के पास रख देते तो उस लोहे में चुंबकीयकरण आ जाता है, तो वो एक प्रकार का आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे ही हम चुंबक को दूर लेके जाएंगे तो वापस से वो गुण खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, तो बर्फ से पानी भी तो बन सकता है, इसका मतलब ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्लियर है? अब उसके बाद अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये एक प्रकार का आपका स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थायी परिवर्तन। ये स्थायी होता है, यानी इसमें नए पदार्थ से वापस पुराना पदार्थ नहीं बनेगा, पुराना पदार्थ नहीं बनेगा। क्लियर है बात? इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब आप अनुमान लगा के बताओ कि दही से वापस दूध बन सकता है क्या? अरे बाबा नहीं बन सकता। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं साथियों फलों का किण्वन, फलों का किण्वन, फलों का किण्वन, किण्वन का मतलब होता है गलना। अगर फल गल जाएगा तो वापस से वो सही नहीं हो सकता, है ना। इसी प्रकार से एक और बात करते हैं हमें, जैसे आपका लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना,
तो लोहे के ऊपर जंग लगने के बाद वो खराब हो जाता है, तो वापस वो सही नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पाचन, हमारे शरीर में पाचन हो जाता है, हमारे शरीर में श्वसन होता है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके रासायनिक परिवर्तन है, सारे के सारे क्या हैं आपके रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको क्या पूछा है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए को देखो। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, पानी का बर्फ में बदलना। तो बर्फ से वापस पानी भी तो बन सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, अच्छे से पढ़ो इसको। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी इसमें से 3 तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वही पहचानना है आपको। देखो, शरीर में भोजन का पाचन, बिल्कुल साथियों, शरीर में भोजन का जो पाचन है ना, पाचन वो एक प्रकार का आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पाचन क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, ये तो है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना ये भी आपका रासायनिक है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, यानी जो जल है, जो आपका जल है उसको आप गर्म करते हो, गर्म करने के बाद उसका क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, यानी भाप बन जाती है। तो बताओ, भाप से वापस जल भी तो बन सकता है ठंडा करने पर। अगर वाष्प को आप ठंडा करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों, वो इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात है। और लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों, इसका आंसर आपको देना है। इसको मैं मिटा देता हूं, हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? इसमें से रासायनिक परिवर्तन का पता लगाना है कौन सा है। तो देखो, पहला है दूध का दही में परिवर्तन, यही तो पूछा था, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है साथियों। अगर बात करते हैं, देखो रासायनिक परिवर्तन के, दूध से दही बन जाता है, तो ये बात तो सथाई है, यानी दही से वापस दूध नहीं बन सकता, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या हो गया आपका, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर नंबर आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, यानी शुष्क बर्फ बनना, तो बर्फ से वापस तो पानी बन सकता है, तो ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन हो गया। रेत का पानी में घुलना, रेत में आपने पानी घोल दिया, तो जैसे आप उसको गर्म करोगे तो वो पानी वापस से निकल जाएगा, तो वो अस्थायी हो गया। इसी प्रकार से चीनी का पानी में घुलना, चीनी को आप पानी से अलग कर सकते हो गर्म करके, चीनी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, है ना, पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। ये था आपका 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है। 14 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर ए को, अंगूर का किण्वित होना। किण्वित का मतलब होता है गलना, किण्वन का मतलब होता है गलना। अंगूर अगर गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो वापस वो सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, आपके हिसाब से भी नहीं होगा। इसका मतलब ये स्थायी है, और स्थायी होता है वो क्या होता है, रासायनिक। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्या है, रासायनिक है। ऑप्शन नंबर ए में तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, फलों का पकना, फल अगर पक जाएंगे, फल पक जाएंगे तो पका हुआ फल वापस से कच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी स्थायी परिवर्तन है, और स्थायी इसलिए क्या है, ये आपका रासायनिक है। तो ऑप्शन नंबर बी में भी आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी को देखना है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, बर्फ का पिघलना। अगर बर्फ पिघल जाएगी साथियों, तो बर्फ है, बर्फ अगर पिघल जाएगी और पिघल करके उसका पानी बन जाएगा, तो पानी से वापस बर्फ बन सकती है ना। इसका मतलब ये अस्थायी है, और अस्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और यही हमें पूछा था कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। और दूध से दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से और इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में देखो, सबसे पहले में दे रखा है ऊर्जा। ऊर्जा का अध्ययन किसके अंदर होगा, तो ध्यान रखना साथियों, ऊर्जा का जो अध्ययन है ना वो होगा ऊर्जा विज्ञान में। ऊर्जा विज्ञान में,
ऊर्जा विज्ञान में ऊर्जा का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है फलों का अध्ययन। साथियों फलों का जो अध्ययन है ना, फलों का अध्ययन वो होता है पोमोलॉजी में। किसके अंदर? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर आपका फलों का अध्ययन होता है। इसके अलावा दे रखा है सी में विषाणुओं का। तो साथियों विषाणुओं का जो अध्ययन है ना, विषाणुओं का अध्ययन वो होता है आपका वायरोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में आपका विषाणुओं का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें दे रखा है जानवरों का। तो साथियों जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान में होता है। जानवरों का अध्ययन किसके अंदर होता है? जंतु विज्ञान में। और आपको यही पूछा था कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो साथियों किसका हो जाएगा? जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसका आपको जवाब देना है। पढ़ लीजिए अच्छे से 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से दूर मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी के ऊपर तो जीवन है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन संभव हो सकता है, जैसे मंगल ग्रह पर हो सकता है, शुक्र ग्रह पर हो सकता है। बोलते ना, अरे आप भी सुनते होंगे ये बात है, बोलते हैं ना। तो अगर हम बोलते हैं तो वो किसके आधार पर बोलते हैं? उनका अध्ययन करना, यानी जीवन का अस्तित्व दूसरी जगह भी है, इसका अध्ययन करना विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, यह आपसे पूछा है। साथियों जो सबसे पहला दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, इसमें दे रखा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? कीटों का। कीटों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर जो बी है उसको देखो, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होगा वो देखो। अगर एक्सोबायोलॉजी की बात करते हैं तो पृथ्वी से दूर, पृथ्वी से दूर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, जीवन की संभावनाओं का जो अध्ययन है, संभावनाओं का जो अध्ययन है वो आपका एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। और आपको यही पूछा था कि पृथ्वी से दूर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है वो दे रखा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। अगर हम माइकोलॉजी की बात करते हैं तो याद रखोगे माइकोलॉजी के अंदर आपका कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक का, कवक का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी में होता है। और ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है वो दे रखा है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। क्लियर है? क्या दे रखा है? जीवाश्म विज्ञान। और जीवाश्म विज्ञान जो है साथियों, जीवाश्म विज्ञान में आपके जो जीवाश्म होते हैं, यानी जो वनस्पति हो गई, वनस्पति, वनस्पति व प्राणियों के अवशेषों का अध्ययन, प्राणियों के अवशेषों का अध्ययन, प्राणियों के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। या फिर जीवाश्म विज्ञान में वनस्पति और प्राणियों के अवशेषों का क्या किया जाता है साथियों? अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी में पृथ्वी से दूर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन और जीवाश्म विज्ञान में वनस्पति व प्राणियों के अवशेषों का अध्ययन। एक बात और याद रखनी है, जो जीवाश्म विज्ञान है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी, इसका दूसरा नाम है पेलेंटोलॉजी। इतनी बातें आपको याद रखनी थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका बी है वो बिल्कुल क्या है? राइट है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर आपको देना है। 17 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों तथा मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसको देखो, उसमें किसका अध्ययन होता है? सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी।
एंथ्रोपोलॉजी है साथियों, इसमें मानव का जो विकास है उसका, मानव के जो रीति रिवाज हैं उनका, रीति रिवाज, मानव का जो इतिहास है उसका, और मानव की जो संस्कृति है इसका अध्ययन किसके अंदर होता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर होता है। क्लियर है बात है? अगर हम बात करते हैं एथनोबोटनी की, किसकी बात करते हैं साथियों? एथनोबोटनी की बात करते हैं। एथनोबोटनी क्या होता है? अगर हम बात करें एथनोबोटनी, एथनोबोटनी अगर हम बात करते हैं एथनोबोटनी की, तो साथियों इसको हिंदी में कहा जाता है लोक वनस्पति की, लोक वनस्पति की। लोक वनस्पति की, लोक का मतलब लोग, व्यक्ति, मनुष्य या फिर व्यक्ति आपका मानव, और वनस्पति का मतलब वनस्पति। तो इस एथनोबोटनी के अंदर क्या होता है? एथनोबोटनी में लोगों का प्लस वनस्पति का आपसी संबंध, वनस्पति का के संबंध का अध्ययन किसके अंदर होता है? एथनोबोटनी में होता है। यानी लोगों का वनस्पति के साथ में कैसा व्यवहार है, उनका आपस में क्या संबंध है, इसका अध्ययन किसके अंदर होता है? एथनोबोटनी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एथनोबोटनी के अंदर होता है। और ऑप्शन नंबर जो आपको सी दे रखा, वो दे रखा है प्राइमेटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी। अगर हम प्राइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो प्राइमेटोलॉजी में क्या होता है? प्राइमेटोलॉजी में आपका जो बंदर होता है, आपका जो वानर होता है, और जो आपके वन मानुष होते हैं, वन में जो रहने वाले मनुष्य होते हैं, इनका अध्ययन किसके अंदर होता है? प्राइमेटोलॉजी में। ये ऑप्शन नंबर बी था आपका, और ये ऑप्शन नंबर आपका था सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राइमेटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? आपके बंदर, वानर और वन मानुष का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी में होता है। क्लियर है बात है? ये था आपका 17 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन किसके अंदर होता है? मकड़ियों का अध्ययन। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है अर्कनोलॉजी, अर्कनोलॉजी। अगर हम अर्कनोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर किसका अध्ययन होता है? मकड़ियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अर्कनोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों, इसमें दे रखा है आपको एंथ्रोपोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया था एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपका जो मानव का जो विकास है, मानव विकास और उसकी जो संस्कृति होती है, इसका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर जो सी आपको दे रखा है वो दे रखा है एपियोलॉजी, एपियोलॉजी, एपियोलॉजी। एपियोलॉजी एक होता है आपका एपियोलॉजी या एपियोलॉजी, या फिर एक होता है आपका एपीकल्चर, उसमें मधुमक्खियों का पालन का होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या है? एपी, एपी का मतलब होता है आपका मधुमक्खी। तो एपियोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का जो अध्ययन है वो आपका क्या कहलाता है? एपियोलॉजी कहलाता है। एक बात आपको यहां पर नोट में याद रखनी है साथियों। नोट में आपको क्या याद रखना है कि जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर, एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी जो पालन होता है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, और मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपियोलॉजी कहते हैं। दोनों में अंतर है साथियों। यहां पर मधुमक्खियों का अध्ययन है, उसकी रचना, उसका कार्य, उसकी संरचना, उनका अध्ययन आपका एपियोलॉजी कहलाता है। और मधुमक्खी को किस प्रकार से पाला जाता है, उनकी खेती करना, मधुमक्खियों के पालने की खेती करना आपका एपीकल्चर कहलाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है साइनोलॉजी। क्या दे रखा है? साइनोलॉजी। अगर हम साइनोलॉजी की बात करें साथियों, तो आपका जो कुत्ते जो होते हैं, कुत्तों का जो अध्ययन है, कुत्तों का जो अध्ययन है वो आपका क्या कहलाएगा? साइनोलॉजी कहलाएगा। कुत्तों का अध्ययन करना साइनोलॉजी कहलाता है। क्लियर है बात है? कुत्तों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? साइनोलॉजी। तो आपको पूछा था मकड़ियों का अध्ययन किसमें होता है, तो साथियों अर्कनोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बात?
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए से 19 नंबर क्वेश्चन है कि सारोलॉजी का अध्ययन है। सारोलॉजी किसका अध्ययन है? सारोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सबसे पहले बात करते हैं, ए में दे रखा आपका मच्छर। मच्छर, और साथियों मच्छर एक प्रकार का होता है कीट। मच्छर एक प्रकार का क्या होता है? कीट। और कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों, ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें दे रखा है छिपकली। छिपकली, और छिपकली का जो अध्ययन है साथियों वो कहलाता है आपका सारोलॉजी। क्या कहलाता है? सारोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। सी में दे रखा है तिलचट्टा। तिलचट्टा साथियों, तिलचट्टा जो होता है वो भी एक प्रकार का कीट होता है, और कीट का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कीट का अध्ययन करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है सांप या फिर सर्प। सांप या फिर सर्प एक ही बात है, तो सांपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात है? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है साथियों वो ये आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से पढ़ो इसको। 20 नंबर क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, इसके बाद इसका आंसर आपको देना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान तैयार करता है। यानी इनमें से लिखित दस्तावेज कौन सा है जो मानव की संस्कृति के बारे में बताता है? ऐसे लिखित दस्तावेज का नाम आपको बताना है जो मानव की संस्कृति के बारे में बताए। सबसे पहले बात करते हैं, एक नंबर आपको दे रखा है, एक नंबर आपको क्या दे रखा है? एक नंबर आपको दे रखा है एथनोग्राफी। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी देखो क्या है। अगर हम एथनोग्राफी की बात करें तो यह एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है। लिखित कागज है, लिखित दस्तावेज है ये एक प्रकार का। और इस एथनोग्राफी के अंदर, एथनोग्राफी के अंदर किसका अध्ययन होता है? इसमें क्या लिखा गया है? इसमें मानव संस्कृति के बारे में बताया गया है। मानव संस्कृति के बारे में, मानव की संस्कृति के बारे में एक लिखित दस्तावेज है जिसको कहा जाता है एथनोग्राफी। और यही बात आपको पूछा था कि उस लिखित दस्तावेज का नाम बताइए जो मानव की संस्कृति के बारे में बताए, तो उसका नाम हो जाएगा एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब अगर हम बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म का हिंदी में जो नाम होता है वो होता है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। सापेक्षतावाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। साथियों इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का विचार है। क्या है? विचार है। एक विचार है, एक दार्शनिक के द्वारा यह विचार दिया गया था। और इस विचार में क्या बताया गया कि कोई भी मनुष्य होता है, कोई भी मनुष्य होता है, उस मनुष्य की अगर आपको उसके प्रथाओं की अगर आपको क्या करनी है, प्रथाओं की जानकारी प्राप्त करनी है, मनुष्य की जो प्रथा है उनकी जानकारी करनी है और उनकी मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप उस व्यक्ति की संस्कृति से कीजिए, उसकी संस्कृति से करो। यह एक विचार है साथियों, याद रखना। कल्चरल रिलेटिविज्म जो है ना वो एक प्रकार का विचार है। एक दार्शनिक के द्वारा यह बताया गया था, एक दार्शनिक के द्वारा एक विचार प्रस्तुत किया गया था। और वो विचार क्या था? उसने बताया था कि कोई भी मनुष्य है उसके प्रथाओं की, उसकी मान्यताओं की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कहां से करोगे? उसकी संस्कृति से करोगे। संस्कृति के अलावा आपको कहीं से भी उनकी मान्यताओं की, उनकी प्रथाओं की जानकारी नहीं मिलेगी। यह बात बताई गई थी इस सांस्कृतिक सापेक्षतावाद सिद्धांत में, इस विचार में। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई? इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी है एथनोसेट्रिज्म। एथनोसेट्रिज्म की बात करते हैं तो यह भी आपका एक प्रकार का विचार है साथियों। यह भी एक प्रकार का विचार है, और यह विचार है लेकिन यह भी क्या है? मानव की संस्कृति के बारे में ही बताता है। मानव की संस्कृति के बारे में यह हमें जानकारी प्रदान करता है।
लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, लिखित दस्तावेज, तो लिखित दस्तावेज तो आपका एथनोग्राफी है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं साथियों एथनोबोटनी की, ऑप्शन नंबर डी है आपका एथनोबोटनी। एथनोबोटनी क्या है? एथनोबोटनी का साथियों जो मतलब होता है वो होता है वनस्पति और लोग, वनस्पति प्लस लोगों का जो संबंध होता है, लोगों का संबंध का जो अध्ययन है वो किसके अंदर होता है? एथनोबोटनी के अंदर होता है। लोगों तथा वनस्पति का जो अध्ययन है वो किसके अंदर होता है साथियों? एथनोबोटनी में होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। माफी चाहूंगा। अब आपको बताना है कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए, कमेंट करके बताना है कि मेरे इतने नंबर आए 20 में से। अगर आपके 15 से ऊपर नंबर आए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और मेहनत करनी है आपको, मेहनत ज्यादा ज्यादा करनी है, क्योंकि एक सीट आपको लेनी है, और एक सीट लेने के लिए साथियों इतनी कम सीटें हैं। अगर एएलपी की बात करें तो 5,696, और अगर टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें 9,000 बताई गई, क्या पता 9,000 से कम ही आ जाए, अबाउट 9,000, लगभग 9,000 के लगभग बताई गई हैं। तो इतनी कम सीटों में से, पूरे भारत में से अगर आपको सीट लेनी है तो उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अन्यथा या बेफालतू का कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको हर वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि पूरी साइंस पढ़ने की बजाय अगर आप ये पढ़ लेते हो, कौन सा, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी पढ़ लेते हो ना, तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा। 70 से 75 से 80% जो टॉपिक हैं, क्वेश्चन जो हैं वो इसी में से आते हैं, आपके पीवाईक्यू में से आते हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आपका सुझाव आमंत्रित है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको रोजाना मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए साथियों, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।